आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एम्पेयर आवर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि एम्पेयर किसके यूनिट होते हैं? करंट के। और आवर किसके यूनिट होते हैं? आवर जो है वो किसके यूनिट होते हैं? मतलब टाइम के मान लो, तो यानी कि करंट पर यूनिट टाइम। तो आपको पता है करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर चार्ज चाहिए तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। तो करंट के यूनिट क्या हो गए? दैट इज एम्पेयर। और टाइम के यूनिट क्या हो गया? आवर। तो एम्पेयर आवर क्या हो गया? दैट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या यूनिट होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट होते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जो होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है? किलोवाट एनर्जी के जो यूनिट होते हैं, अब क्वेश्चन आता है 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। कितना? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। तो क्वेश्चन आता है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? दैट इज 746 वाट के बराबर। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि पावर के 3 फार्मूले होते हैं। तुम्हारा होता है पावर के 3 फार्मूले होते हैं। पावर जो होती है वो I²R के बराबर भी होती है करंट के केस में, और पावर जो है वो V²/R भी होती है, और एक जो होती है VI के बराबर भी होती है। 3 फार्मूले होते हैं। तो कई बार आपको एग्जाम में आता है कि पावर का इनमें से कौन सा फार्मूला नहीं है। तो पावर का I²R भी होता है, V²/R भी होता है, V भी देता है, I भी होता है। अब पेपर में कई बार यहाँ से न्यूमेरिकल जाता है। न्यूमेरिकल कैसे आता है? आपको कोई वैल्यू दे देगा, V दे देगा, I दे देगा, पूछ लेगा पावर। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे आया हुआ है। ठीक है, V देगा, R देगा, इनमें से कोई ना कोई फार्मूले से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी क्या होगी? पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? अगर I²R कर दें, या फिर V²/R इंटू टी कर दें, या फिर VIT, तो ये क्या बन जाएगी? हमारी एनर्जी। क्लियर हुई यहां तक बात? यहां तक डन हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आया हुआ है दैट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि इंडक्शन चाहे म्यूचुअल हो चाहे सेल्फ हो, हमेशा उसके यूनिट क्या होते हैं? दैट इज हेनरी। एम्पियर किसके होते हैं? एम्पियर जो होते हैं वो करंट के यूनिट होते हैं। किसके होते हैं? करंट के। फराडे किसके होते हैं? दैट इज कैपेसिटेंस के। किसके होते हैं? कैपेसिटेंस के। और वोल्ट किसके होते हैं? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस के। ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। आगे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए अर्थ। तो अर्थ का कैपेसिटेंस होता है 711 माइक्रो फेराडे। कितना होता है? 711 माइक्रो फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। इनमें से कौन सी करेक्ट रिलेशन है? पहला दिया है 1 न्यूटन, 1 टेस्ला, 1 एम्पेयर। ठीक है, अब 1 न्यूटन क्या हो गया? अब देखो, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके बराबर होती है? मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसके बराबर होती है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि 1 टेस्ला। टेस्ला किसकी यूनिट होती है? टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। किसकी होती है? मैग्नेटिक फील्ड की। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1 टेस्ला कितने गोस के बराबर होता है? आपको पेपर क्वेश्चन आएगा 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मेनी गोस? दैट इज 10⁻4 गोस। इसके बराबर हो जाएगा 10⁻4 गोस। कई बार पूछ लेगा 1 गोस इज इक्वल टू हाउ मेनी टेस्ला? तो 1 गोस होगा 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर। की बात। अब यहां से क्वेश्चन आया तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर किसके बराबर होती है? मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है, ठीक है, फोर्स जो होती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। हमें चाहिए बी, तो बी किसके बराबर हो जाएगा? एफ डिवाइड बाय क्यू इंटू बी। की बात। अब देखिए, अब हमें जो टेस्ला दिया है वो टेस्ला किसकी फॉर्म में दिया है? फोर्स तो आगे ऊपर न्यूटन, लेकिन यहां पर दिया है करंट के टर्म में। किसकी टर्म में दिया है? करंट के टर्म में। ठीक है, अब करंट को कैसे निकालेंगे? करंट कैसे निकालेंगे? आपको पता है चार्ज किसके बराबर होता है?
अभी मैंने ऊपर किया, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई टी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो बी किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज बी जो है वो फोर्स तो ऊपर आ ही गया, अब चार्ज है तो चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, चार्ज हो गया यानी कि क्यू हो गया। अब क्यू हो गया तो हमें यहाँ क्या चाहिए, आई इंटू टी चाहिए, तो आई इंटू टी यानी करंट इंटू टाइम हो गया। और यहां पर क्या है हमारे साथ, ठीक है, यहाँ क्या था, बी इजिकल टू क्या हो गया, क्यू इंटू वी इंटू एफ इजिकल टू क्यू वी वी। यहाँ वी है, मैं यहाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ वी था, यहाँ वी था, तो यहाँ वेलोसिटी होगी, यानी कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, मान लेते डिस्टेंस मान लेते हैं हम, डी मान लिया और नीचे एस से डिवाइड कर दिया, तो टी से डिवाइड किया, टाइम है, टी क्या है यहाँ पर, टाइम है, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गई, फिर मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो गई, फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू डिस्टेंस। ये बात समझ में आई, पहले ये बताओ, यहां तक क्लियर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी, एफ इजिकल टू करंट इनटू ये। अब यहां पूछा है फोर्स किसके बराबर होगी, दैट इज न्यूटन के बराबर। अब करंट किसके बराबर हो गया, एम्पियर के बराबर, और टाइम डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, मीटर के बराबर। तो आंसर विल बी और सेकंड वन। क्लियर हुई बात, किसी को कोई डाउट, डन हुआ यहां तक, बताओ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी अभी थोड़ा सा घुमाया हुआ है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में सभी फार्मूले आने चाहिए कि पावर किसके बराबर होती है, करंट किसके बराबर होता है, करंट V इक्वल टू आई आर भी होता है, वहां से भी करंट निकल जाता है, तो किसी भी तरह से निकल सकता है। आगे देखिए, आगे पूछा है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कंपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने डिस्कवर किया था, ये ओस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसने डिस्कवर किया था कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होता है। आगे पूछा है, एंड करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी करंट, अभी मैंने पढ़ाया करंट किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, और टाइम के क्या होते हैं, सेकंड। तो 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब 1 कूलम पर सेकंड होगा। वैसे 10 एम्पियर कब होगा, जब 10 कूलम पर सेकंड होगा, ठीक है। तो दिस इज योर। अब वर्क पर यूनिट सेकंड, यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है, बताओ, वो होती है पावर। पावर क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम। तो अगर यहाँ पूछा होता तो 10 डब्ल्यू लिखा है, लेकिन डब्ल्यू नहीं, यहाँ वर्क नहीं, यहाँ जूल होना चाहिए था, 1 जूल पर सेकंड होता तो क्या होना था, 10 जूल पर सेकंड होता तो क्या होना था, 1 वाट के बराबर। क्लियर हुई बात, ठीक है। ऐसे ही आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ, क्लियर आई, समझ आई बात, डन। अगला क्वेश्चन दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, दैट इज रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू ई नॉट, ये होता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर नहीं होता है, 1 ओवर रूट बाय ई नॉट होता है, डी होता है, डी। इसकी वैल्यू अगर आप करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इसी के बराबर आता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम किसके बराबर होती है, बताओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम किसके बराबर होती है, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁸ जो आप लिखते हैं ना, वही, तो जीरो थोड़ी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 इंटू 10⁸ होती है। अगला पूछा है, अब ये क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट, ये आपको पेपर में आया हुआ है, ठीक है। आपको पूछा है व्हाट विल बी द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके लिए याद रखना, इसके लिए कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है, दैट इज जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर करनी है आपने, हाफ एम बी स्क्वायर होती है, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर हो गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब हमें वी स्क्वायर चाहिए,
तो वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ईवी डिवाइड बाय एम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, वोल्टेज और नीचे मास, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा, ईवी डिवाइड बाय एम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है नीचे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। ऊपर 2, यहाँ 2 भी था, 2 रह गया, 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बताओ जरा, मैंने बताया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, ठीक है। और साथ में वोल्टेज कितनी दी हुई है हमें, ऐसे ही 1600 वोल्ट, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व कितना होगा 32, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे, सब कुछ कटने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.37 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर फर्स्ट आंसर। बात सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी होती है, लेकिन यहाँ क्या सोल्व 32 किसी का वर्गमूल निकलता नहीं है, 32 को 9 से काटेंगे तो 4 आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 के करीब करीब आएगी, ठीक है। अब 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 है यहाँ पर, 9 3 कितना हो गया 12, 12 का आधा कितना हो गया 6, 6 तो ये हो गया, 7 ये हो गया। क्लियर हुई बात यहाँ तक। कभी कभार ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। डन हुआ यहाँ तक, बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया। आगे पूछा है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, वैसे नॉर्मल वैल्यू क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट जो मैंने बताई हुई है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, सिक्स 6.62 इंटू 10⁻⁻, कितनी बताई हुई है मैंने, बताओ कितनी होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, कितनी होती है, -34 होती है, कितनी होती है -34, ठीक है। लेकिन वो किस में होती है, दैट इज जूल सेकंड में। अब जूल को अर्ग में बनना है, तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर। तो इसको अर्ग में कन्वर्ट करने को बोला हुआ, तो इसको क्या करो 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.62 इंटू 10 की बार कितना आ जाएगा, -34 प्लस 7, दैट इज माइनस का 27, आंसर। आगे लिखा है बियॉन्ड फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, ब्यूएंसी क्या होती है, ब्यूएंसी एक ऐसी फोर्स होती है जो जैसे कोई चीज पानी में डुबोते हो तो वो ऊपर की तरफ को देती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर करती है, डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बताओ एरिया को बढ़ा दें तो फोर्स क्या होगी, प्रेशर क्या होगा, अगर एरिया बढ़ा दें तो प्रेशर क्या होता है, एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, बताओ इक्वेटर पे कितनी वैल्यू होती है, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, इक्वेटर पे, सेंटर पे होती है 0, इक्वेटर पे पूछ रहा हूँ, इक्वेटर मैंने बताया था मिनिमम होती है, और मैक्सिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम होती है पोल के ऊपर, मैक्सिमम होती है पोल के ऊपर। वेट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रेविटी के ऊपर ही करेगा, मास तो चेंज होता ही नहीं है, वेट ही ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है तो यानी कि वेट इज इक्वल टू mg हो गया। अब यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेविटी होगी, वहीं पर वहां पर क्या हो जाएगा, अगर ऊपर पोल पे लेके जा रहे हैं तो पोल पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सरफेस पे कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बताओ सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको पूछे कि इक्वेटर सेंटर पे क्या होती है, सेंटर पे होती है 0, कितनी होती है, सेंटर पे कितनी होती है 0, ये बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, और डायनेमो डेवलप 0.5 एम्पियर इन 6 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज दिया और करंट दिया है और आपको पावर निकालने को बोला है।
अभी बताया मैंने पावर के 3 फार्मूले होते हैं, बताओ कितना होगा फिर। ठीक है, पावर क्या होता है V इंटू आई, तो V कितना आया, दैट इज 6 और 0.5 मतलब आधा, तो कितना होगा, दैट इज 3 वाट। कितने बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल थे, लेकिन हम उस टाइम पे कर नहीं पाए क्योंकि हमने पढ़े नहीं थी ये चीजें। ठीक है, आगे लिखा है अ ट्रॉली इज व्हाइल गोइंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन हैज एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, कितना है, आप क्या पेपर पढ़ा होगा, देखना जरा क्या लिखा है ये, आफ्टर 3 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड शायद। ठीक है, टाइम दिया है वो 3 सेकंड, आपको वेलोसिटी पूरी है। आपने कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। ठीक है, अब वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो नीचे को जा रही है इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, 0 हो गया, एक्सेलेरेशन कितना आ गया 2, टाइम कितना आ गया 3, तो क्या आ गया, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड इज योर आंसर। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप देखो कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछा है, सिर्फ ये चीजें याद रखनी है। क्लियर हुई बात। आगे पूछा है which of following gives the de Broglie रिलेशनशिप, वो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m भी होती है डी ब्रोगली रिलेशनशिप। ठीक है, डी ब्रोगली में ज्यादा नहीं है, यही आता है। आगे पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट होते हैं, कोई भी यूनिट नहीं होता है। डायोप्टर किसके यूनिट होते हैं, बताओ फिर, डायोप्टर किसके यूनिट होते हैं, पावर किसके होते हैं, पावर के होते हैं। ठीक है, अब बताओ कैंडेला किसके यूनिट होते हैं, कैंडेला किसके यूनिट होते हैं, कैंडेला इज a यूनिट ऑफ, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसके होते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं, किसके होते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं। लाइट एयर किसके यूनिट होते हैं, लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट एयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। आगे पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज दिस वन, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको पता है म्यू किसके बराबर होता है, दैट इज सी डिवाइडेड बाय वी। सी कितना हो गया 3 इंटू 10⁸ और ये कितना हो गया 1/5 इंटू 10⁸8, 8 से 8 कट गया, 15 दूनी कितना हो गया 30, यानी कि दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2। क्लियर हुई बात। वो 4-5 ऐसे दे रहे, बाकी को लग रहा है कुछ पता कि ऊपर ऊपर से जा रही सारी कहानी है। चलो आगे देखते हैं। आगे पूछा है द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ऊपर ले जाएंगे स्क्वायर डिस्टेंस को तो क्या हो जाएगा, ये f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर माइनस का 2 हो गया, r की पावर माइनस का 2। आगे ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास इज 3 kg एंड मोमेंटम इज दिस, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब यहाँ क्या है, द काइनेटिक एनर्जी बॉडी ऑफ ए मास 3 kg, मास दिया है आपको 3 kg एंड मोमेंटम दिया है 3, मोमेंटम कितना दिया है 3, 3 इंटू 3 कर दो, तो यहाँ कितना आ गया, दैट इज 3/2 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ हैवी बॉडी और हैवी बॉडी हो और लाइट बॉडी हो, दोनों का मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, दोनों का मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, दैट इज लाइटर बॉडी की। और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो हैवी बॉडी का होता है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तब क्वेश्चन आया था टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड बाय, वो पायरोमीटर से नापते हैं, किससे नापते हैं, पायरोमीटर से। अब बताओ एनेमोमीटर से क्या नापते हैं, एनेमोमीटर से क्या नापते हैं, एनेमोमीटर से विंड की स्पीड नापते हैं, विंड स्पीड नापते हैं। लेक्टोमीटर से क्या नापते हैं, लेक्टोमीटर से क्या नापते हैं, लेक्टोमीटर से मिल्क
क्वालिटी चेक करते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से हाइग्रो ह्यूमिडिटी मापते हैं। क्या नापते हैं? ह्यूमिडिटी। आगे लिखा है द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन का मास मैंने लिखवाया हुआ आपको सारी वैल्यू। ये तो आंसर है, मैंने आपको बताया मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू बताओ। एक्चुअल तो 1826 होता है, वो सही बात है। आप पहले बताओ मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए आपको। प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1.6, मैंने लिखवाए सारे 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखवाया है आपको। ठीक है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आपने वैल्यू याद नहीं की है, यही पूछा है इसने। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना होता है। ठीक है, आप क्या रेशियो निकाल लो इसका, अपने आप लग जाएगा पता कितना होता है। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लो। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 को डिवाइड करना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻13 से। इसको डिवाइड करने के बाद आपका अप्रोक्सीमेट 1800 कुछ आता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है तो 1800 टाइम्स होता है। क्लियर हुई बात? कई बार आपको वैल्यू पूछ लेगा वो कि प्रोटॉन के ऊपर कितना मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है। हुआ लगा कुछ पता? ये वैल्यू आपको मैंने लिखवाएंगे सारी। जब मैंने आपको सब वो पढ़ाया ना, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? सिग्निफिकेंट फिगर, और वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? शायद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताया था, वहां पढ़ाई है मैंने सारी ये। चलो बता रहे हो तो ये बता दो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैंने बताया था अगर आपकी वैल्यू जो है वो 3.2 से ज्यादा होगी तो आपने क्या करना होता है? पावर में क्या करना होता है? यहाँ पर जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर 3.2 से ज्यादा हुई तो हम क्या करते हैं? पावर में एक जोड़ देते हैं। 10⁻31 प्लस 1 कर दो, कितना आ गया? 10⁻30 kg आपका क्या हो गया? दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर हुई बात? याद नहीं तो कहां से रहेगा आपको याद? वो लगा पता? बोलो भाई, आगे चलेंगे फिर हम। आगे सेम क्वेश्चन आ गया आगे। बोले टू वायर आर मेड अप ऑफ इट टू डिफरेंट मटेरियल हुज रेजिस्टेंस आर। स्टैटिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी दी हुई है। क्या दी हुई है? रेजिस्टिविटी दी हुई है। ठीक है, आपको पता है रेजिस्टेंस R1/R2 का रेशियो दिया हुआ है हमें। ठीक है, आर किसके बराबर होता है? रो इंटू L/A। तो आप मान लो, आप अगर डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया? रो 1 L1, रो 2 L2। अब यहाँ इनवर्सली में है, यानी कि A2 ऊपर आ जाएगा और A1 नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या दिया है? वो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो तो निकल जाएगा। आपको क्या दिया है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रेशियो दी है 2:3, यानी कि ये 2 है और ये आपको 3 दिया हुआ है। L1 कितना दिया हुआ है? 3 और 4 दिया हुआ है। L2 कितना दिया है? 4। और एरिया कितना दिया है? 4:5। तो 4 नीचे और 5 ऊपर। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया? दैट इज 5:8 इज योर आंसर। वो आप बोलेंगे पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन। आया तो आपको पढ़े सही, लेकिन उसने घुमा के पूछा हुआ है कि 2 वायर हैं, उसका डिफरेंट मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो वो 2:3 दिया है, लेंथ 3:4 दिया है, एरिया 4:5 दिया है। क्लियर हुई बात? समझ आया कि नहीं आया? बताइए। ठीक है, मैंने सिंपली क्या लिखा है? 2 वायर है, डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2:3 की रेशियो में है, लेंथ 3:4 की रेशियो में है, एरिया 4:5 की रेशियो में है। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज, तो रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस कितना हुआ? दैट इज R1/R2। इनवर्स क्यों लिया? क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि एरिया क्या होता है, नीचे को हो रहा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना। जैसे मान लो R1 ये हो गया, R2 ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये ऊपर आ जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, इसलिए A2 ऊपर आएगा और A1 नीचे आता है, क्योंकि इनवर्स में होता है ना, लेंथ थोड़ी इनवर्स में, लेंथ तो डायरेक्ट रिलेशन में है, लेंथ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, लेंथ थोड़ी लेंगे। समझ गए बात को? जो डायरेक्ट में होती है वो ऊपर ऊपर रहेगी, जो इनवर्स में होगी वो ऊपर नीचे हो जाएगी, A2 over A1। आगे लिखा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हुज पावर इज 2 डायोप्टर। फोकल लेंथ कितनी होगी बताओ? आपको पता है फोकल लेंथ किसके बराबर होती है? दैट इज, अगर आपको सेंटीमीटर, अगर यहाँ सेंटीमीटर पूछा है कि मीटर पूछना है, ये देखना है आपने, ठीक है। अब आपको पावर दी है, तो पावर कैसे यूनिट के होते हैं? डायोप्टर दिए हैं, यानी कि पावर आपको दी हुई है 1 डायोप्टर, तो आपको फोकल लेंथ निकालनी, तो फोकल कितनी हो जाएगी? 1/2 दी हुई है यहाँ पर, 1/2 मतलब कितना हुआ? निकालिए, 1/2 मतलब कितनी फोकल लेंथ हुई उसकी? 50 मीटर की 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर और मीटर में देखना है आप, अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना तो आप क्या करो, यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में पूछेगा तो मीटर में कितना होगा? मीटर में कितना हो जाएगा? मीटर में हो जाएगी दैट इज 0.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर इज योर आंसर। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर में दी तो ऊपर 100 भरो, अगर मीटर में दी हो तो आपने 1/, करना है, सिंपल। आगे पूछा है दो लेंस है, उनकी पावर एक की -2.5 डायोप्टर है, एक की +3.5 डायोप्टर है। अगर इसको कंबाइन करें उसकी पावर क्या होगी? कंबाइन दोनों को जोड़ दो, माइनस का 2/5 है, +3 का 5 हो गया, दैट इज 1। और ये लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कनकेव की तरह कि कन्वेक्स की तरह? कनकेव की तरह कि कन्वेक्स की तरह? दैट इज कन्वेक्स, कन्वेक्स की तरह। फिर कन्वेक्स की पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आगे आपको पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द फारेनहाइट स्केल हैव डबल रीडिंग दैट ऑफ सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस की डबल होगी। तो आपको पता है, मैंने बताया था फारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब इसने दिया है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल फारेनहाइट एंड स्केल हैज अ डबल रीडिंग। ठीक है, फारेनहाइट की डबल रीडिंग होनी है सेल्सियस के, यानी कि आप फारेनहाइट की जगह क्या भर दो? 2C लिख दो, इजिकल टू कितना आ जाएगा? 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये हो गया, कितना था ये? 2C हो गया। अब सी वाले एक साइड ले लो, 2C माइनस 9/5 ऑफ C प्लस 30 इजिकल टू 32 हो गया। तो 9 दूनी कितना हो गया? ठीक है, ये 5 है, 5 दूनी कितना हो गया? 10C माइनस 9C डिवाइड बाय क्या हो गया? 5 इजिकल टू 32। तो कितना हो गया? 10 में से 9 गया, 1C, यानी कि C इजिकल टू कितना हो गया? 32 इंटू 5, यानी कि C कितना आ गया? 5 दून 10, 0 1 5 15 1 16, दैट इज 160 डिग्री। अब बताओ सेम टेम्परेचर सेम कब देते हैं? ये सेम रीडिंग कब देते हैं? दैट इज -40 पे। अगला क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हैप्पी हाइड्रोजन। हैप्पी हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है बताओ जरा? हैप्पी हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? हैप्पी में होता है 2 और 1, तो न्यूट्रॉन कितने हुए इसमें? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 2 - 1, तो दैट इज 1। आगे पूछा है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? पहले बताओ 1 पिको कितने के बराबर? 10 की पावर कितनी होती है? 1 पिको 10 की पावर कितना होता है? -12। अब इसने नैनो लगा दिया है सामने। अब नैनो कितना होता है आपको पता है? नैनो बताओ कितना होता है? दैट इज 10⁻⁻⁹। उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना बच गया? 10 की पावर कितना होता है? -9। 10 की पावर कितना हो गया? -9। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये 12 है, ये -12 है। 12 में से 9 के कितना रहेगा? 3 रह गया ना, तो आंसर विल बी योर फर्स्ट वन, दैट इज 0.01 नैनो। भी नैनो भी लगाया ना हमने, नैनो तो पहले ही कंप्लीट कर दिया। नैनो तो हो चुका है 9, तो कितने बचे फिर? अगर 9 हो चुके हैं तो बचे कितने फिर? 3 ही बचे ना, और 3 डिवाइड में है तो यहाँ क्या आ गया?
इसका मतलब यही हुआ कि 1/10⁻³ बचा इसमें, -3 बचा तो ऑटोमेटिकली कितना बचा, दैट इज 1/0.01। क्लियर हुई बात। इन्होंने नैनो में पूछा था, वैसे तो यही पूछते हैं। ठीक है, अब बताओ 1 फर्मी किसके बराबर होता है, 1 फर्मी किसके बराबर होता है, बताओ। 1 फर्मी इज इक्वल टू, दैट इज -15। ठीक है, ये छोटी छोटी वैल्यू है। माइक्रो किसके बराबर होता है, माइक्रो किसके बराबर होता है, ये पेपर में आते हैं, माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, डेका, ये सारे आते हैं, दैट इज -6 होता है। ठीक है, आगे लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ बॉडी एट लेस स्पीड देन द स्पीड ऑफ लाइट इज करेक्ट। आपको पता है कि ये सेम होती है हर जगह पे। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, सेम एट एवरीवेयर। आगे पूछा है विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैंने बताया था किसके बराबर होती है, हाफ CV² के बराबर होती है, और फार्मूले होते हैं। आगे पूछा है अब पेंडुलम ऑसिलेट 1000 टाइम इन ए 5 सेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी अगर आपको ऑसिलेशन भी दी हो और टाइम भी दिया हो तो कितनी होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज 1000 डिवाइड बाय 5, दैट इज 200 हर्ट्ज। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉमन डोमेस्टिक सप्लाई इन इंडिया, डोमेस्टिक सप्लाई होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होती है, कितनी होती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। आप जो भी चार्जर लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। आगे लिखा है न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो बताओ उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, तीनों ही होंगे ना, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। अगर लेस देन 1 दिया होता तो नहीं भी होता, क्योंकि अगर एक होगा, आप देखो एक है या एक मान लो, जो हमारा हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं भी होते हैं ना, प्रोटियम में। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो सभी में प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। क्लियर हुई बात। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट,